मैं इस तरह हो जाता हूँ ना, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 7 की हम हिस्ट्री का लेक्चर लेंगे। इसका चैप्टर नंबर है इसका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 6 है। तो इसका पेज नंबर है 53 नंबर पेज है, 53 नंबर पेज है। तो इसमें जो टाइटल है वो ये है, यूनिट 3 मुग़ल एम्पायर्स सोशो कल्चरल कंडीशंस। ठीक है, सियासी समाजी हालात क्या हैं उसके एरिए के। ठीक है, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द मुगल्स। यानी कि वो ये इस टाइटल के अंदर वो ये बता रहे हैं कि सेंट्रल यानी कि उनकी जो प्रोविंशियल सूबाई एडमिनिस्ट्रेटिव थी उसके अंदर जो सिस्टम मुग़ल जो निज़ाम चला रहे थे ना, वो किस तरीके से हैंडल कर रहे थे निज़ाम को। तो उसके बारे में यहाँ पे बात है। उसमें आ जाता है सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है ना, उसमें सेंट्रल से मुराद यही है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर जो सेंट्रल एरिया है वो हमारा इस्लामाबाद काउंट होता है, कैपिटल एरिया। तो वहाँ से ही सारे कंट्रोल और असम्बलियाँ वगैरह बनती हैं। तो वहाँ से इसी तरह उस मुग़ल एम्पायर के अंदर जो जो चीज़ें थी उनमें वो बता रहे हैं कि उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से मसलन क्या ले के हुक्म आर्डर्स वगैरह निकलते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। कहते द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर द लोकल पीपल। कहता जो मुगलिया ख़ानदान जो मुग़ल हुक्मरान की तरफ से जो निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन का निकाला गया था ना, एडमिनिस्ट्रेशन के यानी कि समझना, निज़ाम को समझना, निज़ाम को चलाने के लिए जो जो जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, उनको निज़ाम चलाने के लिए जो उन्होंने तारुफ़ कराया ना मुगलिया हुक्मरानों ने। तो कहता है कि लोगों के लिए एक ही एक नया तजर्बा था। लोकल पीपल जो वहाँ के रहने वाले थे, बशिंदे थे ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो बड़े सगीर के रहने वाले लोग थे ना, लोकल लोग थे, उनके लिए ये एक नया तजर्बा था। द एम्परर्स enthusiastically introduce new policies and monitors them closely। जो एम्पर हुक्मरानों ने जो पॉलिसीज़ यानी enthusiastically होता है कि जो लोगों के कारआमद के लिए जो फ़ायदामंद होती है ना, लोगों के लिए जो फ़ायदा की चीज़ें होती हैं, फ़ायदामंद होती हैं, उस निज़ाम के अंदर जो फ़ायदामंद चीज़ें हैं उन्होंने जो तारुफ़ कराई थी न्यू पॉलिसीज़, और इनको मोनीटर करना, मोनीटर दैम क्लोजली, कि बड़े ही अच्छे तरीके से उनको निज़ाम को कंट्रोल किया जा सके। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि बड़ा ही यानी कि उनकी जो पॉलिसी थी उन्होंने एक तारुफ़ करवाया पॉलिसी का। स्टेबिलिटी एंड आर्डर दस बिकेम प्रिविलियंट इन द एम्पायर। यानी उनके अंदर उन्होंने मुस्तहिकम और बड़ा ही एक कह लें कि आर्डर जो है ना, मसलन हुक्म और मुस्तहिकम रखा है निज़ाम को, जिसने कह लें कि उनकी दौरे हुकूमत को, हुक्मरानी को बड़ा ही आसान कर, बड़ा ही बेहतर बना दिया। द एम्परर कहता है द एम्परर वाज द हेड ऑफ द स्टेट। हुक्मरान जो थे ना, स्टेट का हेड काउंट किया जाता था। ही हैड अनलिमिटेड पावर, उसके पास बेशुमार ताकत होती थी आर्डर देने की, लॉ को ओबे करवाने की। हिज आर्डर आर लॉ वाज बाइंडिंग ऑन ऑल हिज सब्जेक्ट्स। उसका जो हुक्म है ना वो माना जाता था तमाम, मसलन यानी उनका समझ लें कि जो असर रसूख था ना वो हर जगह तस्लीम किया जाता था। द एम्परर्स बिलीव डैट देयर किंगशिप वाज ग्रांटेड टू देम बाय गॉड गिविंग देम स्पेशल सवरेनिटी। यानी कि वो बता रहे हैं कि उनको, उनके जो हुक्मरानी है ना, वो इस चीज़ पर यकीन करते थे कि अल्लाह ने उनको चुना है स्पेशल सोवरेनिटी, यानी स्पेशल उनको एक इख्तियार दिया है। सोवरेनिटी मतलब कि इख्तियार दिया है ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। फॉर मैनेजिंग द ह्यूज एम्पायर द एम्परर अपॉइंटेड ऑफिसर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इनके बारे में वो यही बता रहे हैं कि अब एम्पायर जो है ना, हुक्मरान जो है वो आगे क्या करते हैं कि जो दूसरे अपने ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं ना डिपार्टमेंट में, उनको जो मसलन कह लें कि इस काबिल हैं कि वो काम कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको अपॉइंट किया जाता था। उसके बाद वो कहते हैं द वकील सल्तनत। वकील सल्तनत कह लें कि वकील से मुराद वही है जो मसलन कोई कानूनी केस हो तो वकील से रहनुमाई लेनी जाती है। इसी तरह वो बता रहे हैं दिस वाज द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु वाज सेकंड ओनली टू द एम्परर इन द पावर। वकील सल्तनत वही होता था कि बादशाह के बाद जो सबसे बड़ा इख्तियार था ना वो वकील सल्तनत के पास था। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल रनिंग ऑफ द स्टेट।
वो समझ ले कि ज़िम्मेदार समझा जाता था पूरी स्टेट को चलाने का। अब समझ ले जैसे कि कोई एक बैंक है तो उसके अंदर जो मैनेजर होता है फिल वक्त मैनेजर के अंडर सब कुछ होता है, लेकिन उस मैनेजर ब्रांच के मैनेजर से भी बड़ा एक होता है जो कह ले कि डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, उससे बड़ा फिर मेन होता है जो बैंक जिनका ओनर होता है। यानी कि कहने का मतलब है ये भी एज ए मैनेजमेंट चलाने के लिए वकील सल्तनत का रोल था। मीर बख्शी से कहते हैं कि द पोस्ट बिलोंग टू हेड ऑफ द आर्म फोर्सेज डिपार्टमेंट। मीर बख्शी कहते थे कि जो फौजी इख्तियारात है ना, फौज का जो सिपासलार था बड़ा, उसको मीर बख्शी कहते थे। Among other things, he was responsible for recruitment, supplies to the army and branding of the horses। ये मीर बख्शी होते थे जो सिलेक्ट यानी कि ज़िम्मेदार समझे जाते थे कि किसको रखना है, किसको निकालना है, कौन सी चीज़ आर्मी के अंदर कौन से हथियार, फौज की कैनन, तोपें वगैरह चीज़ें चाहिए और किस ब्रांड के हार्सेज रखने, ये उनका काम था मीर बख्शी जो होते थे। उसके बाद आगे आ जाते हैं सदरुस सुदूर। कहते हैं ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजियस अफेयर, यानी जो मजहबी सरगर्मियों को अंजाम देते थे ना, जो उनके जो ज़िम्मेदार थे वो सदरुस सुदूर थे। मैन हु हैड इमेंस नॉलेज एंड इन देयर प्राइवेट लाइफ वर पायस वर अपॉइंटेड फॉर दिस मिनिस्टरशिप। जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी, परहेजगार और दीन के इल्म में ज़्यादा होता था ना, उसको अपॉइंट किया जाता था इस पोस्ट के लिए। He superintended seminars, fixed financial aid for the deserving and kept the society clean from the anti-faith elements। वो इसमें ये बता रहे हैं कि ये उनका ही काम है कि उन्होंने सरबराही करनी है इन चीज़ों की, देखना कि कहाँ पे सेमिनार, कहाँ पे दीनी सेमिनार्स, कहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल माली मदद चाहिए, तो जो यानी कि इस लायक हो, यानी कि जो लोग मुस्तहिक होते हैं, जो डिज़र्विंग पीपल है, जिनको वाकई कोई खाने के लिए ये चीज़ें चाहिए, या जो लोग एंटी फेथ यानी कि जो बिलीफ नहीं करते, जो दीन से बहुत दूर है, उनको समझाना मकसद इनका होता था। चीफ काजी से मुराद है, कहता है ही वाज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट। उनके पास जुडिशियली यानी कि कानूनी सबसे बड़ी अथॉरिटी चीफ काजी के पास होती थी। एज दिस पोस्ट वाज ऑफ अ सेंसिटिव नेचर द पर्सन अपॉइंटेड सो इट वाज यूजली। अच्छा, कहते हैं कि इस पोस्ट के लिए सही सेंसिटिव यानी हसास नेचर का बंदा चाहिए। हसास यानी सेंसिटिव नेचर पर्सन वो होता है कि यानी कि जो दूसरे को दुख को देख के खुद भी दुखी हो जाता है, तो दूसरे को अगर तकलीफ़ में देखो तो खुद भी तकलीफ़ में आ जाता है, उसको सेंसिटिव पर्सन कहते हैं। तो ये सेंसिटिव नेचर ऑफ पर्सन काउंट किया जाता है। कहते हैं यूजली अ स्कॉलर ऑफ अ शारिया आर वेरी पायस इन नेचर। वो स्कॉलर ऑफ शरिया, वो शरिया में वो कह रहे हैं कि यूजली अ स्कॉलर ऑफ शरिया आर वेरी पायस इन नेचर, और ये ज़्यादातर अब शरीयत के मामले में आलम फाजिल होते थे, तो शरीयत के मामले में ये बड़े स्ट्रिक्ट होते थे कि यानी कि मजहबी परहेजगार होते थे। चीफ यानी कि जो चीफ काजी है, क्यों यानी कि वो दीनदार होगा चीफ काजी, तो उसके लिए फिर कह लेंगे अगर दीनदार होगा तो फिर उसके लिए आगे दीन पर अमल करवाना, हुक्मरानी जो है मसलन इंसाफ करवाना आसान होगा उनके लिए। तो इसमें वो ये बात कर रहे हैं। उसमें वो कहते हैं आगे, कहते हैं अगला आ जाता है, कहता है दीवान क्या होते हैं। अच्छा, दीवान वो कहते हैं दीवान केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। दीवान का काम होता था कि वो आमदनी और अखराजात जो स्टेट के अंदर होते थे ना, मुल्क के अंदर, उनके बारे में आगाह करता रहता था। इन द पार ही वाज सेकंड ओनली द वकील सल्तनत। जिस तरह वकील सल्तनत प्राइम मिनिस्टर था ना, उसके पास अच्छी खासी यानी कि कह लें इख्तियारात थे, तो दीवान भी जो है ना, दीवान सेकंड जो वकील सल्तनत है उसका समझ लें कि उसके बाद जो इख्तियार था वो दीवान का था। ही एडवाइज द एम्परर ऑन फाइनेंशियल अफेयर। वो फाइनेंशियल जो माली मसलन कह लें माली नसीहतें हैं ना, उनके बारे में एम्परर को आगाह करता रहता है। मुहतसिब है, वो कहते हैं अ मुहतसिब मेंटेन द मॉरल स्टेटस ऑफ द सोसाइटी। इखलाकी लोगों के अंदर जो इखलाकियात है उनको बरकरार रखने के लिए मुहतसिब होता था। ही प्रिवेंटेड सोशल इवल्स, इंश्योर्ड द एथिकल बिलीव्स ऑफ द पीपल इन द एम्पायर। अगर कोई लोग एथिकल बिलीव जो कहते हैं कि
मसलन जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, तकरीबन जितने भी मज़ाहब हैं वो कोई ना कोई कहता है, कोई कहता है कि मसलन कह लें कि अल्लाह है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, जिस सेंस में कोई ना कोई गॉड का इमेज है लोगों के दिल के अंदर, उस सेंस में कुछ लोग ऐसे एथिकल होते हैं जो कहते हैं कि जी मसलन कह लें कि खुदा होता ही नहीं है। तो ऐसे माहौल को क्रिएट ना हो, इसके लिए मुहतसिब जो है ना उनको दीनी और बुराइयों से दूर रखने के लिए दीनी तबलीग वगैरह करते रहते हैं। द अबव वर सेम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल रूल। मुगल हुक्मरानी के अंदर ये वाली जो पोस्ट है ना मुहतसिब की, ये बड़ी खास अहमियत रखती है। एंड अ लिस्टिंग ऑफ सम ऑफ देयर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनके ज़िम्मे वाकई कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ थीं। वो हमने जो स्टार्ट किया था वो उसका नाम था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये वो तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी जो मुल्क के अंदर होती थी, ये प्रोविंशियल है, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें कहते हैं द मुगल डिवाइडेड द एम्पायर इनटू सूबाज प्रोविंसेस। मुगल एम्पायर ने मुल्क को सूबों के अंदर तकसीम किया, प्रोविंसेस के अंदर किया, फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छे तरीके से हुकूमत हो सके, उसके अच्छे तरीके से फाइनेंशियली काम हो सके, इसलिए उन्होंने उनको सूबा में कन्वर्ट किया ताकि हर सूबे के अलग अलग प्रॉब्लम्स को और चीज़ों को देखा जा सके। कहता द प्रोविंस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकार फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस सामने देखते हुए उन्होंने इसको हर सूबे को सरकार में तकसीम कर दिया। जैसे हमारे हर सूबा पंजाब है, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ज़िला, डिवीज़न्स और सिटीज़ हैं, तो इन्होंने उनको सरकार में डिवाइड कर दिया। मैनी विलेजेस फॉर्म्ड अ पैरागाना विच वाज द फर्दर सब डिवीज़न ऑफ सरकार। बहुत ज़्यादा जो गांव हैं उनको पैरागाना विच यानी कि उनको पैरागाना में तकसीम कर दिया गया और उनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया सब डिवीज़न्स के अंदर, यानी डिवीज़न, तहसील, सिटीज़, यानी इस तरह करके उन्होंने कर दिया। द प्रोविंसेस हैड एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी विच वाज अ रेप्लिकेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अ स्मॉलर स्केल। यानी कह रहे हैं कि जो प्रोविंस सूबाई एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है ना, उसकी वो कह रहे हैं उनको मुनज़्ज़म बनाने के लिए उनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ छोटे स्केल पे लाया गया, ताकि हर सूबे वाला अपने प्रॉब्लम्स बताएगा, फिर वो मुल्की सतह पे जाएंगे तो उनको अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है। ये यानी कि कहने का मकसद है। आगे आ गया ये जितने भी आगे पॉइंट है, दीवाने सभा, सूबेदार, ये प्रोविंशियल के अंदर काउंट होते हैं। उससे पहले जो हमने पढ़े थे द एम्परर, वकील सल्तनत, मीर बख्शी, सदरुस्सुदूर, चीफ काजी, दीवान, मुहतसिब, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे। अब ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। तो सबसे पहला सूबेदार, ही वाज गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, ही वाज अपॉइंटेड बाय द किंग। ये वो गवर्नर होता था, सूबे का गवर्नर कहलाता था सूबेदार, और वो उसका काम क्या होता था, उसको किंग ने अपॉइंट किया होता था, वहाँ पे लगाया था। सम ऑफ हिज ड्यूटीज वर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उसका काम कानून पर खुद भी अमल करना और दूसरों को भी अमल करवाना था। कीप द पीपल एंड प्रॉपर्टी सिक्योर, लोगों को और लोगों की प्रॉपर्टीज़ यानी कि लैंड्स और उनकी चीज़ों को सिक्योर करना, यानी कि महफूज रखना उनका मकसद था। दीवाने सभा, कहते हैं दीवाने सभा के बारे में कहते हैं ही वॉज अपॉइंटेड बाय द एम्परर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द दीवान। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो दीवान है ना, उन दीवान के कहने पर दीवाने सभा रखा जाता था। तो कहते हैं कि द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द प्रोविंस वाज हिज, जो सूबे के अंदर जितना भी रेवेन्यू इनकम इकट्ठी होती थी वो दीवाने सभा का काम था। जो पूरे मुल्क के अंदर पैसे इकट्ठे होने हैं, रेवेन्यू इकट्ठा होना है, मशवरे देने हैं, वो दीवान का काम होता था। तो इसमें आगे नेक्स्ट पेज में वो कहते हैं, उसमें वो नेक्स्ट पेज में आगे कहते हैं कि प्रोविंशियल बख्शी, यानी बख्शी का निज़ाम जो है ना सूबे के अंदर बख्शी का निज़ाम, कहते हैं ही वाज रिकमेंडेड बाय द मीर बख्शी। वही बात हो रही थी, जैसे हमने पीछे मीर बख्शी पढ़ा था, तो ये भी और दीवाने सभा है, दीवाने सभा को लगाता है, मीर बख्शी प्रोविंशियल बख्शी को लगाता है। इसमें भी कहते हैं ही वाज रिकमेंडेड बाय द मीर बख्शी एंड अपॉइंटेड बाय द एम्परर। ये हुक्मरान जो बादशाह की तरफ से भी लगता था, और लेकिन उसकी रिकमेंड यानी कि उसको तरजीह कौन दिलवाता था, मीर बख्शी। तो प्रोविंशियल बख्शी का काम उनके साथ था। ही मेंटेन द मुनासबदार्स एंड फिक्स द रिक्रूटमेंट पे टू द ऑफ द सोल्जर। इनका काम होता था, जितने भी आर्मी के अंदर लोग काम करते थे ना,
उनकी पे वगैरह देना, लेकिन ये प्रोविंशियल सतह पे है। उसके बाद है सदर, कहता था सदर उस सदूर रिकमेंडेड हिम टू अपॉइंटेड बाय द एम्पर। जैसे हमने उधर सदर उस सदूर पढ़ा था सेंट्रल में, तो इनका काम भी तकरीबन यही है कि इन्होंने सेंट्रल के जितने भी बंदे हैं ना, मीर बख्शी है उसने प्रोविंशियल बख्शी को लगा दिया। उसके बाद जो है दीवान है उसने दीवान सभा को लगा दिया। उसके बाद सदर है तो सदर उस सदूर ने इसको लगा दिया प्रोविंशियल बेस पे। लेकिन क्या होती थी, रिकमेंडेशन इनकी होती थी पीछे। कहते हैं द सदर मैच्ड द रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ द मुस्लिम्स एंड आल्सो वर्क एज ए काजी टू परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन। लेकिन इनका काम पता क्या होता था, इनका काम ये होता था कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ सरगर्मियों को भी देखना सदर का, और दूसरा मुस्लिम्स एंड वर्क फॉर काजी। और काजी साहब जो होते थे ना, जो फैसले सुनाते थे उसके अदालती, उनके अंदर भी इनका होता था। ये भी ये जो प्रोविंशियल लेवल पे सदर जो होता था उसका काम होता था काजी वाले जो ना काम भी सर अंजाम देना था। अब इधर उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ, फन फैक्ट्स थोड़े से बताए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि historians state that Akbar was primarily responsible for the development of Mughal administration। कहते हैं कि जितने भी तरीकदान है ना, वो इस चीज़ का क्लेम करते हैं, बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो तरक्की हुई है ना और ज़िम्मेदारियाँ सबसे ज़्यादा जो निभाई गई हैं वो बादशाह अकबर ने निभाई हैं मुगलिया ख़ानदान में से। कहता दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड ऑन क्रिएटिव आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल बाय हिम। ये जितना भी हमने निज़ाम पढ़ा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा निज़ाम बनाया किसने था, अकबर बादशाह ने। तो अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसका करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये इंशाल्लाह हम अभी करते हैं, उसमें से हम नोट्स की मदद से हम इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं और रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह करते हैं। जी, तो ये हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे मुगल एम्पायर के, यूनिट नंबर हमारा 3 है, चैप्टर नंबर 6 है। तो जैसे सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी हमने रीडिंग की है, सिस्टम अंडर द मुगल, जो मुगल ख़ानदान के अंडर जो सिस्टम था, निज़ाम था, उसके बारे में ये क्वेश्चंस थे। तो इसमें हम थोड़ा सा रिकैप सा है, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ, कहता है यू हैव रीड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स। आपने बहुत से वज़ीरों की जो है ना जिम्मेदारियाँ आपने रीड की हैं टेक्स्ट के अंदर। इन योर ओपिनियन विच मिनिस्टर हैड द मोस्ट डिफ़िकल्ट ड्यूटीज़, वाई वाज दिस सो। कहता है कि आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो ड्यूटी है वो किसकी है। तो इन्होंने उसमें बताया हुआ है कि सदर सदूर की सबसे मुश्किल ड्यूटी है, बिकॉज क्योंकि ही हैड द लुक आफ्टर रिलीजियस अफेयर। उन्होंने जो मजहबी अफेयर्स जो हैं उनके बारे में डील करना। इट श्योरली हैड बीन मच डिफ़िकल्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजियस अफेयर्स इन कंट्री विद सो मैनी डिफरेंट रिलीजियस क्लान्स। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ तरह के कबीले रहते हैं ना एक मुल्क के अंदर। अब ज़रूरी तो नहीं सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं, क्रिश्चन है, हिंदू हैं, सिख है, और भी यानी कि काफ़ी यानी कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। तो कहते हैं उनके ज़िम्मे, सदर सदूर के ज़िम्मे तमाम रिलीजन के कह ले के ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उनको अच्छे तरीके से करना है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मसाइल पैदा ना हो, ये बता रहे हैं। तो इसमें आ गया आंसर द क्वेश्चंस। कहते हैं हाउ पावरफुल वाज द एम्पर। कहता है कितना, आप क्या समझते हैं कि कितना पावरफुल है हुक्मरान। कहता है द एम्पर वाज द हेड ऑफ द स्टेट। क्योंकि एम्परर तो हेड है ना स्टेट का, तो इसलिए सारे इख्तियारात तो दरअसल उसी के पास हैं। जितने भी इख्तियारात हैं दीवान के पास, सूबेदार के पास, सदर सदूर के पास, ठीक है, चीफ काजी के पास, मिनिस्टर्स के पास, वो दिए हुए तो एम्परर के ही हैं ना। तो इसलिए एम्परर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज ही हैड अनलिमिटेड पावर। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। हिज आर्डर आर लॉ वाज बाइंडिंग ऑन ऑल हिज सब्जेक्ट। उसका हुक्म और कानून तकरीबन हर सिमत में माना जाता है। द एम्परर बिलीव दैट देयर किंगशिप वाज ग्रांटेड टू देम बाय द गॉड एंड देम स्पेशल सॉवरेनिटी। वो किंग जो बादशाह वो ख्याल करता है कि मुझे जो किंगशिप दी गई है वो अल्लाह की तरफ से दी गई है और मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, और अब ये मेरा काम है कि लोगों के साथ उसको अच्छे तरीके से अंजाम दे सकूँ। फॉर मैनेजिंग द ह्यूज एम्पायर द एम्परर अपॉइंटेड ऑफिसर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब देखें हुक्मरान हर जगह नहीं ना जा सकता, इसलिए उसने बंदे रखे होते हैं, मिनिस्टर्स रखे होते हैं, वज़ीर मशीर रखे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रखे होते हैं, इस सेंस में ताकि वो दूसरे
हिस्सों को देखें और अगर किसी की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कहते हैं गिव द टाइटल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ड्यूटी। आप बताएंगे उसको प्राइम मिनिस्टर को टाइटल क्या है, प्राइम मिनिस्टर के टाइटल और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। कहता है दिस वाज द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु वाज सेकंड ओनली द एम्परर इन पावर। यानी अगर हुक्मरान के बाद जो दूसरा इन पावर है ना, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर ऑल रनिंग ऑफ द स्टेट। देखिए कोई भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर से ही पूछा जाएगा मुल्क के अंदर, जनाब आपने ये काम हो गया, कोई किसी किस्म का नुकसान हो गया तो जनाब आपने ये काम इस तरह क्यों हुआ है, उसका जवाबदार समझ लें प्राइम मिनिस्टर है। तो हुक्मरान बादशाह जो है उसने प्राइम मिनिस्टर से ही पूछना। अब प्राइम मिनिस्टर ने तो काम खराब अगर नहीं किया तो किसी मिनिस्टर से होगा, तो उसने आगे मिनिस्टर से फर्दर पूछना कि क्यों ये हुआ है इस तरह। तो ये यानी कहने का मतलब पावरफुल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर भी, लेकिन एम्परर के बाद। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज इट नेसेसरी फॉर द सदर सदूर टू नॉलेज एंड पॉइस नॉलेजेबल एंड पॉइस। कहते हैं कि सदर सदूर क्यों ज़रूरी है कि वो इल्म वाला और मुत्तकी हो। कहता है ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजियस अफेयर, क्योंकि जनाब वो उसको मजहबी सरगर्मियाँ दी जाती हैं, इस वजह से उसका मजहबी होना लाजमी, मज़हब का नॉलेज होना लाजमी है उसके लिए। मैन हु हैड इमेंस नॉलेज, वो आदमी जिसके बाद बेहद इल्म हो। एंड इन दियर वो कह रहे हैं कि एंड इन दियर प्राइवेट लाइफ वर पायस। कहता है ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा नॉलेज इल्म रखता हो और उसकी अपनी प्राइवेट ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी जो है मुत्तकी परहेजगारी वाली हो। वर अपॉइंटेड फॉर मिनिस्टरशिप, इस ओहदे के लिए उसी को ही चुना जाता था। कहता ही सुपरिटेंडेड सेमिनार फिक्स फाइनेंशियल एड डिजर्विंग द कैप्ट सोसाइटी क्लीन फ्रॉम एंटी फेथ एलिमेंट। ये सदर सदूर का ही काम है कि उसने ये क्या करना है, उसने सारे मामलात को देखना है, मिनिस्टरशिप को देखना है, ताकि कहाँ पे सेमिनार, कहाँ पे मजहबी तबलीग देने का उसकी ज़रूरत है, कहाँ पे लोग सोसाइटी के अंदर लोगों को माली ज़रूरत है, तो ये उनका काम है देखना। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है द चीफ काजी वाज अपॉइंटेड इफ़ ही वाज अ स्कॉलर ऑफ शरिया और वेरी पॉयस मैन। कहते हैं क्या चीफ काजी को अपॉइंटेड किया जाता है अगर वो मसलन आलम दीन हो शरिया का और वेरी पॉइंटेड हो। तो कहता है एक्सप्लेन इन डिटेल वाई दिस वाज सो। कहता है कि ऐसा क्यों है, डिटेल में बताएं कि ऐसा क्यों है, कि वो क्यों उसको शरीयत का और दीन का आलम दीन हो और मजहबी दीनदार हो तो फिर ही हो सकता है। वो कहते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है। कहता है ही वाज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट, क्योंकि उनको सबसे बड़ी अदालती कह लें कि अथॉरिटी दे दी जाती है। तो कहता है एट द पोस्ट वाज ऑफ अ सेंसिटिव, और ये बड़ी हसास किस्म की पोस्ट है, जिसकी वजह से वो कहते हैं नेचर ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू द स्कॉलर वाज वेरी फाइन नेचर। अगर उसकी नेचर मुत्तकी परहेजगारी वाली नहीं होगी तो फिर वो काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता। सेंसिटिव पर्सन मैंने आपको बताया कि ऐसा पर्सन जो कह लें कि किसी को गाम में देखे खुद भी गाम में आ जाए, यानी अगले के गाम को समझे। कहता है चीफ काजी वुड डिसाइडेड केसेस, चीफ काजी ने ही फैसले करने होते हैं केसेस के। रिस्पोंड टू विल ऑफ द डिसीज्ड एंड प्रिपेयर्ड ओथ, और उन्होंने ही क्या करना होता है, इस मामला को हल करना होता है और लोगों से कस्में लेते हैं कि आप कसम उठाएं कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। कहते हैं रिलेट वाई द पोस्ट ऑफ मुहतसिब वाज इम्पोर्टेंट। कहते हैं इस चीज़ को बयान रिलेट यानी बयान करें कि क्यों जो मुहतसिब की पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है मुहतसिब मेंटेन द मॉरल स्टेटस ऑफ द सोसाइटी। मुहतसिब के ज़िम्मे होता है कि जो सोसाइटी है ना उसके अंदर समाजी सरगर्मियाँ नेक होनी चाहिए, लोग मॉरली अखलाकी अच्छे हों। ही प्रिवेंटेड सोशल इवल एंड इंश्योर द एथिकल बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द एम्पायर। और उन्हीं का काम है कि उन्होंने दूर करना है समाजी बुराइयों को और लोगों को यकीन दिलाना है उनका बिहेवियर एम्पायर यानी कि हुकूमत की तरफ अच्छा हो। द अबव वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव। कहता है अबव जितनी भी अभी तक ऊपर पोस्टें बताई गई हैं ना ये सारी खास पोस्ट हैं, लेकिन ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा है। कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल रूल एंड लिस्टिंग ऑफ सम ऑफ देयर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा इसकी साखत और मुगलिया ख़ानदान के बारे में जो मसलन कह लें कि बड़ी किस्म की जिम्मेदारियाँ ना
वो यानी कि ये सारी लिस्टिंग के अंदर दी गई हुई हैं। तो आज का हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है और हमारा यूनिट नंबर 5 का जो है चैप्टर नंबर 6 वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट के साथ इंशाल्लाह हमारा मिलेंगे। यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन